रात के 3 बज रहे हैं, कमरे में एकदम घुप अंधेरा है। और नींद तो कोसों दूर है। बिल्कुल, कोई इंसान खुली आंखों से बस छत को घूर रहा है। मतलब छाती पर एक ऐसा भारी बोझ महसूस हो रहा है ना, जैसे किसी ने पत्थर रख दिया हो। सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। हाँ, और दिन के वक्त भी कुछ ऐसा ही हाल होता है। एग्जैक्टली। जब भी फोन की स्क्रीन पर कोई अनजान नंबर चमकता है तो पेट में एक अजीब सी ऐंठन होती है। दिमाग तुरंत सोचता है कि क्या ये कोई डेट कलेक्टर है या बैंक से कोई रिकवरी कॉल है। सही कहा। और देखो, ये कोई डरावनी कहानी नहीं है। ये कर्ज के जाल में फंसे लाखों लोगों की रोजमर्रा की सच्चाई है। बहुत ही कड़वी सच्चाई है ये। तो आज के इस गहरे विश्लेषण में हम इसी खौफनाक दलदल के बारे में बात करने वाले हैं। आज का हमारा मुख्य स्रोत एक बेहद प्रभावशाली वीडियो ट्रांसक्रिप्ट है। इसका नाम है वॉरेन बफे, हाउ टू रीस्टार्ट योर फाइनेंशियल लाइफ विद $0। बहुत ही दिलचस्प सोर्स है ये। है ना? और हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे कोई इंसान एक कंज्यूमर माइंडसेट के उस अंधेरे कुएं से निकलकर एक प्रोड्यूसर माइंडसेट की रोशनी तक का सफर तय कर सकता है। तो चलिए इसको थोड़ा समझते हैं, क्योंकि ये चर्चा सिर्फ इस बारे में नहीं है कि हर महीने कुछ पैसे कैसे बचाए जाएं। हाँ, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ी बात है। बिल्कुल, ये तो अपने दिमाग की पूरी वायरिंग को उखाड़ कर दोबारा प्रोग्राम करने के बारे में है। सही बात है। और स्रोत इस पूरे विषय को बहुत ही अलग नजरिए से देखता है। मतलब ये कोई साधारण फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है कि बस कॉफी पीना छोड़ दो और अमीर बन जाओ। हाँ, वो तो सब बोलते हैं। एग्जैक्टली। अगर हम इसकी गहराइयों में जाएं तो ये एक पूरा साइकोलॉजिकल ऑपरेशन है, एक तरह का मनोवैज्ञानिक बदलाव है, एक माइंडसेट शिफ्ट है। बिल्कुल। और सबसे जरूरी बात जो इस स्रोत से निकल कर आती है वो ये है कि जानकारी का तब तक कोई मोल नहीं है जब तक कोई उसके पीछे काम करने वाले मैकेनिज्म को नहीं समझता और उसे लागू नहीं करता। हाँ, उसे अपनी जिंदगी की असलियत पर लागू करना बहुत जरूरी है। तो उसी असलियत की बात करते हैं जो उस रात के 3 बजे वाली घबराहट से जुड़ी है। समाज ने हमारे दिमाग में ये बात बहुत गहराई तक डाल दी है कि अगर कोई इंसान कर्ज में डूबा है तो वो एक मॉरल फेलियर है। हाँ, लोग उसे कैरेक्टर से जोड़ देते हैं। बिल्कुल यार, इंसान खुद को एक बुरा माता पिता या एक गैर जिम्मेदार साथी मानने लगता है। शर्म इतनी ज्यादा होती है कि लोग इसके बारे में बात तक नहीं करते हैं। लेकिन ये स्रोत इस पूरी धारणा को ही पलट देता है। हाँ, क्योंकि समाज की ये प्रोग्रामिंग असल में बहुत घातक है। स्रोत बहुत स्पष्ट रूप से कहता है कि कर्ज कोई नैतिक विफलता या चरित्र की कमी नहीं है। तो फिर क्या है? ये एक मैथमेटिकल एरर है, मतलब गणित की एक गलती है। और ये गलती ज्यादातर लोगों से जानबूझकर करवाई जाती है। ओहो, जानबूझकर? हाँ, अगर हम मॉडर्न इकोनॉमी के काम करने के तरीके को देखें तो ये पूरी तरह से वर्किंग क्लास की आर्थिक अशिक्षा पर निर्भर करती है। ये तो बहुत ही चुभने वाली बात है। सिस्टम चाहता है कि हम अनपढ़ रहें। एक तरह से हाँ, सिस्टम चाहता है कि लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट की ताकत का अंदाजा ही ना हो। जब एक इंसान को ये नहीं पता होता कि 25% ब्याज दर असल में उसके भविष्य को कैसे खा रही है, तभी उस पर हाई इंटरेस्ट वाले क्रेडिट कार्ड थोपे जाते हैं। बाप रे। हमारे चारों तरफ एक ऐसा माहौल बनाया गया है ना, जहां सफलता का मतलब है नई चीजें खरीदना। लोग ऐसी गाड़ियां और गैजेट्स खरीदते हैं जिन्हें अफोर्ड करने की उनकी हैसियत नहीं होती। हाँ, और वो भी सिर्फ उन लोगों को इम्प्रेस करने के लिए जिन्हें उनकी कोई परवाह भी नहीं है। बिल्कुल, ये पूरा एक डिजाइन किया गया जाल है। तो सोचिए कि कोई इंसान एक ऐसे गेम बोर्ड पर खेल रहा है जहां पासे पहले से ही भारी किए हुए हैं। खेल शुरू होने से पहले ही धांधली हो चुकी है। अब सिस्टम को दोष देना बहुत आसान है। कोई भी कह सकता है कि बैंक बुरे हैं या इकोनॉमी खराब है। हाँ, वो तो सबसे आसान बहाना है। पर क्या सिस्टम को दोष देने से अगले महीने का रेंट दिया जा सकता है? क्या इससे वो अनजान नंबरों से आने वाली कॉल्स रुक जाएंगी? यहाँ जो सबसे हैरत अंगेज बात है वो ये कि स्रोत सिस्टम की इस धांधली को मानता है, लेकिन इसके बावजूद वो इंसान से एब्सोल्यूट ब्रूटल रिस्पॉन्सिबिलिटी की मांग करता है। एब्सोल्यूट ब्रूटल रिस्पॉन्सिबिलिटी एकदम कठोर जिम्मेदारी। बिल्कुल। खेल भले ही धांधली से भरा हो, लेकिन आपकी चालें तो आपकी है ना। जब किसी के बैंक अकाउंट का बैलेंस नेगेटिव $50,000 होता है तो सबसे पहला मनोवैज्ञानिक रिएक्शन होता है फाइनेंशियल अवॉइडेंस। सच्चाई से भागना। हाँ, लोग अनजाने में क्रेडिट कार्ड के बिलों को बिना खोले दराज में छुपा देते हैं। वे अपने ही बैंक अकाउंट का बैलेंस चेक करने से डरते हैं। एक तरह से वो उस राक्षस से नजरें चुरा रहे होते हैं। एग्जैक्टली। और डर तभी खत्म होता है जब उस राक्षस की आंखों में सीधा देखा जाए। तो इसका कोई प्रैक्टिकल तरीका है क्या? हाँ, स्रोत एक बहुत ही प्रैक्टिकल कदम सुझाता है।
रात के वक्त अपने किचन टेबल पर बैठना, एक खाली कागज लेना और उस पर हर एक बिल, हर एक कर्ज, हर एक बकाया राशि को आखिरी पैसे तक लिखना। आखिरी पैसे तक? कोई अंदाजा नहीं? कोई अंदाजा नहीं, कोई झूठ नहीं, अपने पार्टनर से भी नहीं और खुद से भी नहीं। पर इस कागज पर लिखने वाले काम के पीछे की साइकोलॉजी क्या है? मैं सोच रही थी कि कर्ज तो उतना ही रहेगा ना, चाहे वो दिमाग में हो या कागज पर। देखिए, कागज पर उतारने का मैकेनिज्म कॉग्निटिव लोड को कम करता है। जब तक कर्ज दिमाग में एक धुंधले डर की तरह घूमता है, वो एक राक्षस लगता है जिसे हराया नहीं जा सकता। समझ रही हूँ। लेकिन जब वो एक कागज पर एक साफ आंकड़े के रूप में सामने आ जाता है, तो वो भावना से मुक्त होकर सिर्फ एक गणित का सवाल बन जाता है। वो आंकड़ा आपकी आत्मा की कीमत नहीं है, वो सिर्फ एक नंबर है जिसे 0 तक लाना है। वाह! तो जब कोई उस आंकड़े को कागज पर देख लेता है और मान लेते हैं कि वो आंकड़ा बहुत बड़ा है, तो अक्सर लोग पैनिक में आकर शॉर्टकट ढूंढने लगते हैं ना? हाँ, बिल्कुल ढूंढते हैं हम। मतलब क्रिप्टो में पैसे लगा दिए, या किसी हाई रिस्क स्टॉक में ट्रेडिंग शुरू कर दी, या बस लॉटरी का टिकट ही ले लिया। और यही वो दूसरी सबसे बड़ी गलती है जिसका स्रोत जिक्र करता है। जब घर जल रहा हो तो आप म्यूचुअल फंड्स के बारे में नहीं सोचते। बिल्कुल सही बात है। 25% ब्याज वाले कर्ज को दुनिया की कोई भी लीगल इन्वेस्टमेंट मात नहीं दे सकती। उस कर्ज को खत्म करने के लिए कोई जादुई छड़ी नहीं है। इसके लिए स्रोत एक बहुत ही कड़वी दवा देता है जिसे वो ईगो टैक्स कहता है। ईगो टैक्स? मतलब ये नाम ही अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। हाँ, ये वो कीमत है जो लोग गरीब न दिखने के लिए चुकाते हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक इंसान साल के $40,000 कमाता है। ठीक है। वो एक ऐसी कार फाइनेंस करा लेता है जिसकी हर महीने की किस्त $600 है। वो अपनी जेब में $1000 का फोन रखता है, महंगी स्ट्रीमिंग सेवाओं के पैसे देता है और रोजाना $15 की प्रीमियम कॉफी खरीदता है। अरे बाप रे, ये सब उसका ईगो टैक्स है। समाज ने उसे गरीब होने से ज्यादा गरीब दिखने से डरना सिखाया है। तो स्रोत का कहना है कि इस ईगो टैक्स को तुरंत बंद करना होगा। तुरंत और पूरी तरह से। सारी सब्सक्रिप्शंस रोक देनी होंगी। बेसिक ग्रोसरी खरीद कर खुद खाना बनाना होगा। बाहर का खाना एकदम बंद। बिल्कुल। अगर जरूरत पड़े तो सिर्फ चावल और बीन्स खाकर गुजारा करना होगा। वो फाइनेंस की हुई कार जो स्टेटस सिंबल लग रही थी ना, असल में वो एक भारी लंगर है जो भविष्य को डुबो रहा है। तो उसका क्या करें? उसे बेचकर बस का पास लेना होगा या कोई बहुत ही सस्ती सेकेंड हैंड गाड़ी लेनी होगी जो कैश में आ जाए। इस पर मुझे एक बहुत बड़ा डाउट है। अगर कोई इंसान अपनी लाइफस्टाइल को इस हद तक सीमित कर ले, दोस्तों के साथ बाहर जाना बंद कर दे, रेस्टोरेंट जाना छोड़ दे, तो क्या ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीम नहीं है? सुनने में एक्सट्रीम लगता है। हाँ, मतलब क्या इस तरह के गहरे सोशल आइसोलेशन से भयंकर मेंटल बर्नआउट नहीं होगा? आज के समय में बिना नेटवर्किंग और कनेक्शंस के कोई आगे कैसे बढ़ सकता है? आपका ये डर बहुत स्वाभाविक है। जब कोई ये रास्ता चुनता है तो उसे आसपास के लोगों से बहुत भारी सोशल रेजिस्टेंस मिलता है। हाँ, लोग ताने मारेंगे। बिल्कुल, दोस्त मजाक उड़ाएंगे कि इंसान कंजूस हो गया है या बोरिंग हो गया है। लेकिन स्रोत इसके पीछे के मनोविज्ञान को बहुत अच्छे से समझाता है। अच्छा, क्या कहता है स्रोत? जो लोग मजाक उड़ा रहे हैं ना, वे खुद उसी ईगो टैक्स के बोझ तले दबे हैं। आपका ये नया और कठोर अनुशासन उन्हें उनकी खुद की आर्थिक कमजोरियों की याद दिलाता है। ओहो, तो वो असल में आप पर नहीं, अपनी खुद की चॉइसेस पर रिएक्ट कर रहे हैं। एग्जैक्टली, एकदम सही पहचाना। और जहां तक बर्नआउट की बात है, इसे जीवन भर की सजा के रूप में नहीं देखना है। फिर क्या है ये? ये एक फाइनेंशियल आईसीयू है, ये एक टैक्टिकल रिट्रीट है, ये आइसोलेशन ही आपकी आज़ादी की कीमत है। जब ईगो टैक्स से बचाया गया हर एक पैसा उस कर्ज की आग में फेंका जाता है, तब जाकर इंसान उस जादुई आंकड़े तक पहुंचता है जिसे जीरो कहते हैं। लेकिन यार, लोग तो जीरो से बहुत डरते हैं ना। बैंक अकाउंट में जीरो का मतलब है कंगाली। एक कंज्यूमर माइंडसेट के लिए जीरो कंगाली है, लेकिन प्रोड्यूसर माइंडसेट के लिए जीरो ब्रह्मांड का सबसे खूबसूरत नंबर है। वाह, सबसे खूबसूरत नंबर। हाँ, क्योंकि जीरो का मतलब है कि आपके ऊपर किसी का अधिकार नहीं है। कोई डेट कलेक्टर आपको कॉल नहीं कर सकता। जीरो आपकी जिंदगी की असली स्टार्टिंग लाइन है। क्या बात है। और जब हम इस जीरो के बिंदु पर खड़े होते हैं तो एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव होता है। जब आर्थिक कैपिटल एकदम शून्य होता है, तब हमें समझ आता है कि हमारी असली पूंजी कुछ और ही है। हाँ, स्रोत इस बात पर बहुत जोर देता है। पैसा ना होने का मतलब ये कतई नहीं है कि किसी के पास कैपिटल नहीं है। मतलब पैसा तो बस स्टोर्ड एनर्जी है ना। बिल्कुल सही। तो जब पैसा ना हो तो इंसान के पास दुनिया का सबसे बड़ा हथियार बचता है, उसका वक्त और उसका कॉग्निटिव फोकस।
मतलब किसी एक चीज पर अपना पूरा ध्यान लगाने की क्षमता। यही सबसे कीमती चीज है। इंसान चाहे कितना भी गरीब हो, दिन में उसे 24 घंटे ही मिलते हैं। हाँ, अमीर को भी 24 ही मिलते हैं। एग्जैक्टली 8 घंटे की नौकरी और 8 घंटे की नींद के बाद जो 8 घंटे बचते हैं, उनमें से शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक के जो 4 घंटे हैं ना, वो सबसे ज्यादा अहम है। स्रोत इन्हें इंसान का रेस्क्यू फंड और सीड कैपिटल कहता है। और यहीं पर ना कंज्यूमर माइंडसेट का सबसे बड़ा जाल सामने आता है। मतलब जो लोग आर्थिक तंगी से जूझ रहे होते हैं, वे अक्सर अपने दिन भर की थकान और गरीबी के दर्द को सुन करने के लिए चीप इंस्टेंट डोपामाइन का सहारा लेते हैं। बिल्कुल, बहुत आम बात है। सोशल मीडिया पर घंटों स्क्रॉल करना, टीवी के सामने पड़े रहना या बस वीडियो गेम्स खेलना, ये सब आराम नहीं है। ये अपना बचा हुआ इकलौता कैपिटल, मतलब अपना वक्त और ध्यान उन मल्टी बिलियन डॉलर टेक कंपनियों को मुफ्त में सौंप देना है, जो आपका ध्यान बेचकर और अमीर हो रहे हैं। इस साइकोलॉजिकल ट्रैप को समझना बहुत जरूरी है। थका हुआ दिमाग नई चुनौती नहीं चाहता, वो सिर्फ सुन्न होना चाहता है। हाँ, बस रिलैक्स करना चाहता है। लेकिन प्रोड्यूसर माइंडसेट में शिफ्ट होने के लिए इस आदत को तोड़ना ही होगा। शाम 6 बजे घर आकर कमरे का दरवाजा बंद करना होगा, फोन को उठाकर दूसरे कमरे में रखना होगा जहां तक हाथ ना पहुंच सके, और पूर्ण शांति में बैठना होगा। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। सोचिए कि कोई आम इंसान अपने इन 4 घंटों को किसी बड़े इन्वेस्टर के हेज फंड पोर्टफोलियो की तरह ट्रीट कर रहा है। वो इस वक्त की इतनी ही सुरक्षा कर रहा है जितनी कोई अपने लाखों डॉलर्स की करता है। बिल्कुल, एकदम सही तुलना है। किसी को भी उसे डिस्टर्ब करने की इजाजत नहीं है। लेकिन सिर्फ चुपचाप बैठने से क्या होगा? अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो इस शांति का मनोवैज्ञानिक असर बहुत ही गहरा होता है। अच्छा, कैसे? जब कमरे में कोई स्क्रीन नहीं होती, कोई सस्ता मनोरंजन नहीं होता, तो शुरू में दिमाग बहुत बेचैन होता है। उसे अपनी डोपामिन फिक्स की आदत होती है ना। हाँ, फोन चेक करने की खुजली होती है। एग्जैक्टली। लेकिन जब उस बेचैनी को बर्दाश्त कर लिया जाता है, तब कुछ बहुत अद्भुत होता है। सस्ते डिस्ट्रैक्शंस के अभाव में दिमाग कंज्यूम करना बंद कर देता है, और जब वो कंज्यूम नहीं कर सकता तो वो अपने आसपास की दुनिया को समझने और कुछ नया सीखने की भूख पैदा करता है। ये वो टर्निंग पॉइंट है जहां एक कंज्यूमर एक प्रोड्यूसर में बदलना शुरू होता है। तो अब जब कमरा बंद है, फोन दूर है और दिमाग कुछ नया एब्जॉर्ब करने के लिए तैयार है, तो सवाल ये उठता है कि इन 4 घंटों में फोकस किस चीज पर किया जाए? मतलब क्या कोई ऑनलाइन डिग्री ली जाए? इस सवाल का जवाब हमें ग्लोबल लेबर मार्केट की कड़वी सच्चाई में मिलता है। देखिए, लेबर मार्केट कोई चैरिटी संस्था नहीं है। हाँ, वो तो है। ये एक भावनाहीन मशीन है। ये इस बात पे पैसे नहीं देती कि आप कितनी मेहनत करते हैं या आप कितने अच्छे इंसान हैं। ये मार्केट सिर्फ और सिर्फ एक चीज की कीमत चुकाती है, और वो है आपको रिप्लेस करना कितना मुश्किल है। अच्छा, मतलब अगर कोई इंसान ऐसा काम कर रहा है जिसे सड़क से उठाकर किसी भी अनजान व्यक्ति को 72 घंटे में सिखाया जा सकता है, तो उसकी अपनी कोई मार्केट वैल्यू नहीं है। बिल्कुल जीरो वैल्यू है। सिस्टम की नजरों में वो इंसान सिर्फ एक बायोलॉजिकल कंज्यूमेबल है, एक ऐसा पुर्जा जिसे जब चाहे बदला जा सकता है। ये तो बहुत ही डरावना है ना? ऐसे काम में अगर कोई हफ्ते के 80 घंटे भी लगा दे, तब भी वो कभी उस गरीबी पे चक्कर से बाहर नहीं निकल पाएगा। तो खुद को इररिप्लेसेबल कैसे बनाया जाए, मतलब जिसके बिना काम न चल सके? क्या इसके लिए फिर से लाखों रुपयों का स्टूडेंट लोन लेकर कोई बड़ी डिग्री लेनी होगी? स्रोत तो इस बात को सिरे से खारिज करता है। बिल्कुल खारिज करता है। इसके बजाय वो माइक्रो स्किल लेवरेज की बात करता है। माइक्रो स्किल लेवरेज, ये क्या होता है? माइक्रो स्किल का मतलब है कोई ऐसी बहुत ही स्पेसिफिक क्षमता जो बिजनेस की किसी बहुत महंगी समस्या को सुलझाती हो। जैसे डिजिटल मार्केटिंग में कन्वर्जन रेट बढ़ाना, एडवांस्ड डेटा एनालिसिस हो सकता है, या यहाँ तक कि प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स में एडवांस्ड डायग्नोस्टिक्स भी हो सकता है। लेकिन मेरा यहाँ एक क्रॉस क्वेश्चन है। स्रोत कहता है कि इंटरनेट मानव इतिहास की सबसे बड़ी फ्री लाइब्रेरी है, और अगले 6 महीने इन्हीं 4 घंटों में उस फ्री ज्ञान से माइक्रो स्किल को मास्टर किया जा सकता है। हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। अगर ये इतना ही आसान है, अगर सब कुछ यूट्यूब और ब्लॉग्स पे फ्री में पड़ा है, तो दुनिया का हर इंसान ये क्यों नहीं कर रहा? ये बहुत अच्छा सवाल है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जानकारी होना और उस जानकारी को प्रोसेस करने का अनुशासन होना दोनों बहुत अलग बातें हैं। सही बात है। लाइब्रेरी का कार्ड होने से कोई विद्वान नहीं बन जाता। इंटरनेट पर ज्ञान फ्री है, लेकिन उसे सीखने के लिए जिस ब्रूटल डिसिप्लिन की जरूरत होती है, वो लाखों में किसी एक के पास होता है। वाह। लोग उन 4 घंटों की एकांत की बेचैनी बर्दाश्त नहीं कर पाते।
जब बाकी दुनिया टीवी देखकर अपनी कीमत गिरा रही होती है, तब वो एकांत में बैठा व्यक्ति अपनी इंटरनल मार्केट वैल्यू बढ़ा रहा होता है। इसे ना एक उदाहरण से समझते हैं जो स्रोत में भी अक्सर देखा जाता है। मान लीजिए एक $15 प्रति घंटे वाला मजदूर जी, दिन भर मशीन पर हथौड़ा चलाता है। ठीक है। लेकिन जब मशीन खराब होती है तो एक स्पेशलिस्ट को बुलाया जाता है जो सिर्फ एक बार हथौड़ा मारता है और $5,000 का बिल थमा देता है। वो बिल हथौड़ा मारने का नहीं है, वो बिल ये जानने का है कि हथौड़ा किस बोल्ट पर मारना है। इसे लिवरेज कहते हैं। एग्जैक्टली यही लेवरेज है जो आपको कंज्यूमर से प्रोड्यूसर बनाता है। जब आप अपनी माइक्रो स्किल लेकर मार्केट में उतरते हैं तो आप अपना समय या अपनी थकान नहीं बेच रहे होते हैं। हाँ, आप एक सोल्यूशन बेच रहे होते हैं। बिल्कुल, आप एक महंगी समस्या का समाधान बेच रहे होते हैं। और तब आप किसी से पैसे की भीख नहीं मांगते, आप पावर की एक पोजीशन से नेगोशिएट करते हैं। चलिए एक गहरी सांस लेते हैं, क्योंकि जब ये महीनों का अनुशासन रंग लाता है, जब वो लेवरेज काम करता है और उस नई स्किल से पहली कमाई होती है, तब कहानी में एक नया और बहुत ही खतरनाक मोड़ आता है। हाँ, ये सचमुच एक नाजुक मोड़ है। स्रोत बताता है कि जिंदगी के सबसे मुश्किल पैसे पहला 1 मिलियन कमाना नहीं है। तो क्या है? सबसे मुश्किल है जीरो से कमाया गया पहला $1,000। हाँ, क्योंकि ये $1,000 किसी बॉस द्वारा दी गई सैलरी नहीं है। ये प्रोड्यूसर माइंडसेट का सबसे बड़ा सबूत है। ये वो कैपिटल है जिसे इंसान ने सिर्फ अपने अपग्रेडेड दिमाग और अपनी माइक्रो स्किल की ताकत से शून्य से पैदा किया है। लेकिन ठीक इसी पल सबसे खतरनाक मनोवैज्ञानिक राक्षस जागता है। अच्छा, कौन सा राक्षस? जिसे लाइफस्टाइल क्रीप कहते हैं। जैसे ही बैंक में वो पहला $1,000 आता है, दिमाग फुसफुसाने लगता है कि यार तुमने इतनी मेहनत की है, इतने महीने चावल और बीन्स खाए हैं, तुम एक रिवॉर्ड डिजर्व करते हो। हाँ, दिमाग कहता है चलो पार्टी करते हैं। बिल्कुल, चलो वो नया फोन ले लेते हैं या अब वो कार फाइनेंस करा लेते हैं। अगर उस आवाज को सुन लिया गया तो समझो सारी मेहनत पानी में गई। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि किसी किसान ने अपनी पहली फसल काटी और अगली फसल बोने के लिए बीज रखने की बजाय सारे बीज उसी दिन खा लिए। बहुत बढ़िया तुलना है ना? अगर बीज ही खा लिए तो खेत हमेशा खाली रहेगा। ये एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करता है कि असली वेल्थ या संपत्ति आखिर है क्या। उस पहले $1,000 को मैं कपड़े खरीदने में नहीं, बल्कि और बेहतर सॉफ्टवेयर, बेहतर टूल्स और अपनी शिक्षा में री इन्वेस्ट करना होगा। री इन्वेस्टमेंट ही कुंजी है। हाँ, यही वो कंपाउंडिंग मशीन है जो 1,000 को 10,000 में और फिर 1,00,000 में बदलती है। अगर हम विरासत में $1 मिलियन पाने वाले इंसान की तुलना उस इंसान से करें जिसने जीरो से शुरुआत की है, तो जमीन आसमान का फर्क दिखता है। अच्छा, क्या फर्क है दोनों की साइकोलॉजी में? देखिए, विरासत वाला इंसान जब मार्केट क्रैश देखता है तो वो पैनिक कर जाता है। उसे सिर्फ उस पैसे को खर्च करना या कंज्यूम करना आता है। उसे वो मशीन बनानी नहीं आती जो पैसा पैदा करती है। बिल्कुल, उसे प्रोसेस नहीं पता। हाँ, लेकिन जिसने जीरो से खुद को बिल्ड किया है, उसका दिमाग ही उसका सबसे बड़ा कंपाउंडिंग एसेट बन चुका होता। वाओ! अगर कल पूरी इकोनॉमी क्रैश भी हो जाए, उसका सारा पैसा डूब जाए, तो भी वो घबराएगा नहीं। वो जीरो से अपना एम्पायर फिर खड़ा कर लेगा, क्योंकि वो स्किल्स, वो डिसिप्लिन, वो लेवरेज उसके अपने दिमाग के अंदर फिट हो चुका है। एकदम सही बात है। अगर हम आज के इस पूरे गहरे विश्लेषण को समेटें, तो कंज्यूमर माइंडसेट हमें ये झूठ बेचता है कि हम गरीब इसलिए हैं क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं हैं, और इसका इलाज वो और ज्यादा कर्ज के रूप में देता है, जो कि एक और बड़ा ट्रैप है। बिल्कुल। लेकिन इसकी ठीक विपरीत प्रोड्यूसर माइंडसेट हमें सच्चाई दिखाता है। ईगो टैक्स को पहचान कर उसे जड़ से खत्म करना, अपने 4 घंटों के समय की ऐसे रक्षा करना जैसे वो सोने का खजाना हो, और माइक्रो स्किल्स के जरिए खुद को लेबर मार्केट में इरिप्लेसेबल बनाना ही आजादी का इकलौता रास्ता है। एकदम। जीरो आपकी कहानी का अंत नहीं है, बल्कि यह वो खाली पन्ना है जहां से एक नई कहानी शुरू होती है। और ये मनोवैज्ञानिक बदलाव ना एक दिन में नहीं होता। ये हर रात उन 4 घंटों के सन्नाटे में थोड़ा थोड़ा करके आकार लेता है। बिल्कुल। तो इस चर्चा का अंत करते हुए हम सुनने वालों के लिए एक नया विचार छोड़ना चाहते हैं। एक ऐसा सवाल जो स्रोत में सीधे तौर पर नहीं लिखा है, लेकिन आज की पूरी चर्चा का निचोड़ है। क्या सवाल है? अगर हमारा दिमाग सच में हमारा सबसे बड़ा एसेट है
और हमारा वक्त हमारा सबसे कीमती कैपिटल, तो सोचिए अगर हम अपनी रोजाना की अटेंशन या ध्यान को, जिसे आज हम बिना सोचे समझे सोशल मीडिया को मुफ्त में दान कर रहे हैं, एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की तरह देखना शुरू कर दें, तो अगले 5 सालों में हमारी आर्थिक और मानसिक नेटवर्थ क्या होगी? ये सच में सोचने वाली बात है। क्या किसी में इतनी हिम्मत है कि आज शाम अपने ध्यान को बचाने के लिए, अपने रेस्क्यू फंड को बचाने के लिए अपना फोन दूसरे कमरे में रख सके? उस 3 बजे रात के खौफनाक अंधेरे को मिटाने की शुरुआत शाम के उसी एकांत और शांति भरे कमरे से होती है। सोचिएगा जरूर।